वॉइस नॉट क्लियर, अगेन वॉइस नॉट क्लियर। So net demand, okay, NDTL is net demand and time liabilities। तो यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइबिलिटीज, ये बार बार यूज होगा, ठीक है। नेट तो आपको पता ही है, नेट क्या होता है, जैसे मान लो किसी भी चीज में, जैसे मान लो एनडीटीएल कब काउंट होता है, एवरी फ्राइडे फोर्टनाइट। देखो ये पेपर में कोई नहीं पूछेगा एनडीटीएल कब काउंट होता है, कौन करता है, आपको सिर्फ एनडीटीएल की फुल फॉर्म आनी चाहिए, उसका मतलब क्या है। तो एनडीटीएल फ्राइडे फोर्टनाइट को काउंट होता है। जैसे मान लो हर फ्राइडे को देखें, फ्राइडे फोर्टनाइट मतलब 14 डेज। जैसे कल फ्राइडे, आज कितनी डेट है, आज 22 है, कल 23 है ना, 23 ऑफ अप्रैल। तो 23 ऑफ अप्रैल को काउंट होगा, फिर 30 अप्रैल को नहीं होगा, फिर वापस कब होगा, 7 ऑफ मे को। फोर्टनाइट का मतलब 14। सो मान लो 23 अप्रैल को कल काउंट करता है कोई बैंक, एसबीआई, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, और वो देखता है कि 120 करोड़ तो जमा हुए, ठीक है, फ्राइडे की बात कर रहे हैं सर, मतलब टोटल उसके पास 120 करोड़ जमा हुए और उसमें से 20 करोड़ किसी ने विड्रॉ कर लिए, तो टोटल उसके पास 100 करोड़ बच गए। जब फ्राइडे को जब उसने कैलकुलेट किया शाम को, ठीक है, तो कितना बचा उसके पास, 100 करोड़। तो ये उसका एनडीटीएल। एनडीटीएल नेट, नेट का मतलब क्या है, कितना पैसा आया, इनकमिंग कितना है और कितना गया, आउट गोइंग कितना, इसको हम बोलते हैं नेट। जैसे आपके घर में नहीं होता, पता चला कि आपके फादर को सैलरी मिली मान लो 50,000, उसमें से 30,000 खर्च हो गया, ठीक है, अब हम बोलेंगे नेट सेविंग कितना है, होगा 20,000। नेट मतलब कितना आता है और कितना जाता है, उन दोनों का डिफरेंस। तो इस एनडीटीएल पे आपका सीआरआर और एसएलआर कैलकुलेट होता है। अब एनडीटीएल में क्या है, दो चीजें, डिमांड एंड टाइम। तो बैंक के पास दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, देखो हमेशा डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स वो होते हैं विच आर अवेलेबल ऑन डिमांड। देखो बैंक के पास सारा पैसा आपका है, अवेलेबल ऑन डिमांड का मतलब कैसे, जैसे आपका करंट अकाउंट हो गया, सेविंग्स अकाउंट हो गया, आपका डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ये सारा डिमांड डिपॉजिट में होता है। मतलब ये आप जब भी जाके आप डिमांड करोगे, करंट अकाउंट आपने खुलवा रखा है बैंक के पास, आपका पैसा जमा है, सेविंग अकाउंट आपने खुलवा रखा है, आपका पैसा जमा है, डीडी बनवाओगे तो अपने अकाउंट से बनवाओगे, अपने पैसों से बनवाओगे। तो बेसिकली करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब पैसा आपका है जो बैंक के पास है। उसके लिए आपको बैंक कभी मना नहीं कर सकता, जब आप चाहोगे तब आप करंट अकाउंट से पैसा निकालो, तब चाहो जब सेविंग अकाउंट से निकालो, तब चाहे आप डिमांड ड्राफ्ट इशू करो। तो बैंक के पास दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट्स, दूसरे होते हैं टाइम डिपॉजिट्स। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिमांड डिपॉजिट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट्स वो होते हैं जो आपको मिलेंगे आफ्टर सर्टेन टाइम, जिनका मैच्योरिटी पीरियड होता है, ठीक है। तो जैसे आपको पता हो, तो जैसे कि आपको कोई ऑनलाइन टेस्ट देना है, अब ऑनलाइन टेस्ट आप जब जब चाहो तब दे सकते हो, बहुत सारे अवेलेबल है। लेकिन अब आपको अगर आईएएस देना है या आपको आपका जो जेकेएस देना है, ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो आज मेरा मन कर रहा है मैं तो आज ही लिखूंगा, या आज मेरा मन कर रहा है मैं तो आज ही लिखूंगा, नहीं, ये आपकी डिमांड पे अवेलेबल नहीं है। इनका एक टाइम पीरियड होता है कि इसी दिन पेपर होगा तो उसी दिन होगा, ठीक है, आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं चलता। ऐसे ही ये आपके यहाँ पे डिमांड वो वाली चीज है जो आप जब चाहो मिल जाए, आपका मन कर रहा है तो। लेकिन अब इसमें ये नहीं बोलना कि मैं संडे सैटरडे को चले जाऊँ, वर्किंग डेज की बात होगी, ठीक है, ठीक, आप सैटरडे संडे को बोलो कि मैं तो गया, मेरे को नहीं मिला, तो फालतू की बात नहीं करनी है। डिमांड का मतलब जो उसके वर्किंग आवर्स है। टाइम डिपॉजिट सर्टेन टाइम के बाद मिलते हैं, जैसे आपने एफडी कराई, फिक्स डिपॉजिट, घर वाले कराते हैं, जैसे लड़कियों के घर वाले ज्यादातर कराते हैं, शादी के काम आए। रिकरिंग डिपॉजिट या कैश सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है, कैश सर्टिफिकेट आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं।
अब आप इसमें एक मतलब एक लेमन टर्म्स में एक बात समझो, जब कभी आपके पास क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिमांड डिपॉजिट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइम डिपॉजिट, तो ध्यान रखना बस आप ये देखना कि कौन सी ऐसी चीज है जो जब मैं मांगूंगा तब अवेलेबल होगी, तो वो डिमांड डिपॉजिट होगी। तो डिमांड डिपॉजिट में ये तीन आते हैं। आपको कोई इसमें ये याद रखने की जरूरत है क्या क्या आता है, बस आप वहां बैठ के सोचो कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मैं जब चाहूँ तब मैं जाके अपना पैसा निकाल सकता, तो वो तो डिमांड डिपॉजिट है। और जो टाइम के बाद आपको मिलेगी, जो आप अपनी डिमांड पे नहीं निकाल सकते, वो टाइम डिपॉजिट। ठीक है, तो एनडीटीएल क्या होता है, कुछ नहीं होता, बैंक के पास कितना पैसा आता है हर फ्राइडे फोर्टनाइट को, उसको कैलकुलेट करता है एनडीटीएल है। एनडीटीएल में दो चीजें आती हैं, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। ओके, डिमांड में आपके विच आर अवेलेबल ऑन डिमांड, जब चाहो आप निकाल सकते हो, एंड टाइम डिपॉजिट्स विच आर नॉट अवेलेबल ऑन डिमांड, विच हैव अ सर्टेन मैच्योरिटी पीरियड, यू विल गेट दैट मनी ओनली आफ्टर सम टाइम। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं टाइम देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने, टेक द स्क्रीनशॉट देन आई विल कंटिन्यू। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। एक तो इकोनॉमी में समझाने का वो होता है ना, तो ये सारा ऐसे घूम के आप, इसलिए आपको मैं रिकॉर्डिंग्स दे रहा हूँ ताकि आप उसको वापस से, ठीक है। नाउ सेकंड, टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स आर देयर। देखो आपके लिए तो डिपॉजिट है क्योंकि आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, बैंक के पास आपका पैसा है, आपने डिपॉजिट कराया, ठीक है, बैंक के पास आपने डिपॉजिट कराया तो ये आपका अपना पैसा है, ठीक है? लेकिन बैंक के लिए क्या है, बैंक के लिए तो जिम्मेदारी है, तो आपका जितना भी पैसा है उसको बैंक को संभाल के रखना है, फिर आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, तो बैंक के लिए ये क्या होते हैं, लायबिलिटीज। पब्लिक ने पैसा जमा कराया, लेकिन बैंक के लिए तो जिम्मेदारी है ना, कल को आप मेरे को बोलो कि ये मेरे 50,000 रुपए इनको रखना अपने पास संभाल के, मेरे लिए तो वो जिम्मेदारी होगी ना। और बैंक के तो लाइबिलिटीज क्यों है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट भी पे करना है। तो बैंक के लिए जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं और जो आपके टाइम डिपॉजिट होते हैं, दे आर लाइबिलिटीज, बिकॉज बैंक हैज टू पे इंटरेस्ट रेट ऑन दैट। ये तो आपके लिए बैंक के लिए लाइबिलिटीज है ये दोनों तो, लेकिन बैंक के लिए फिर एसेट्स क्या है, एसेट्स वो है जो आपको कमा के देते हैं। बैंक क्या करेगा, फिर ये जो आपका पैसा है किसी को आगे वो लोन पे घुमाता है, लोन जो है वो उसको कमा के दे रहा है बैंक को, तो उसके लिए बैंक के लिए वो क्या है, एसेट्स। तो जो चीज आपको कमा के देती है बैंक के लिए, लोन हमेशा क्या होंगे, एसेट्स होंगे, क्योंकि वो उसको कमा के दे रहे हैं। और जिस पे उसको इंटरेस्ट देना है वो उसके लिए लाइबिलिटी है, और तो लाइबिलिटी क्या है, उसके लिए टाइम डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट। आप ये याद रखना बस, लेमेंट उसमें एकदम थंब रूल क्या है, अगर आप किसी को, कोई आपके लिए जिम्मेदारी है या किसी चीज का आपको कर्जा है वो आपको पे करना है, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है। जैसे मान लो मैंने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिया इंटरेस्ट पे, तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी हो गई, मुझे वापस करना है इंटरेस्ट पे। और अगर मैंने किसी को 1 लाख रुपए उधार दिए, तो मेरे लिए वो किसका काम करेगा, एसेट। क्यों, क्योंकि वो मुझे इंटरेस्ट भी देगा और बाद में मेरा प्रिंसिपल भी होगा। तो लाइबिलिटीज कौन सी होती है, जिसपे आपको कुछ पे करना है, एसेट क्या होते हैं जो आपको पे करते हैं, एसेट आपको हमेशा कमा के देगा। अभी आप लाइबिलिटी हो पेरेंट्स के लिए, जैसे आप बन जाओगे, कुछ जॉब मिल जाएगी, यू विल बिकम एन एसेट, तो लाइबिलिटी जो है वो एसेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो लाइबिलिटी बिकम्स एन एसेट। जैसे यहाँ पे भी तो इसके लिए जो लाइबिलिटीज थी उसको इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, एसेट्स में, लोन की फॉर्म में। ये तो इसके लिए लाइबिलिटी अब भी है, ये जो पैसा है पब्लिक का, वो तो इसको वापस करना है, उस पर इंटरेस्ट भी देना, लेकिन उसी पैसे को इसने लोन पे घुमा के क्या क्रिएट कर दिया उसको। जैसे कल को मैं एक बैंक से लोन लाऊं, 50 करोड़ का लोन लेता हूँ, तो ये 50 करोड़ मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी, तो मैंने लोन लिया है, मुझे वापस करना है, इंटरेस्ट भी देना है। अब आगे इस 50 करोड़ का मैं क्या करूँ, इस 50 करोड़ को मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ, और वो बिजनेस मुझे हर साल का 10 करोड़ कमा के देगा, तो ये बिजनेस में जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया, ये मेरे लिए किसका काम करेगा। तो जो लाइबिलिटी होती है, अगर उसको आप ढंग से इन्वेस्ट करो तो इट बिकम्स एन एसेट। इसलिए आपके घर वाले आप पे खर्चा करते हैं ताकि आप लाइबिलिटी से एसेट में कन्वर्ट हो। इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आप लाइबिलिटी से किस में कन्वर्ट हो सके, एसेट। तो एसेट्स बनने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा दिमाग लगाना।
एनडीटीएल इज क्लियर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर क्लियर, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स आर, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। और आप कोविड में थोड़ा बच के रहिए, हमारे काफी डेथ्स हो गई एआई, आज हमारे एक मतलब बहुत जो हेड है वो उनकी डेथ हो गई, थोड़ा बच के रहिए, ऐसे मत समझिए कि तो ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिया। अब क्या होता है, ये जो एनडीटीएल है, एनडीटीएल है, कितना भी है, हमने कल एग्जांपल देखा था 100 करोड़ है, इस पे आपका सीआरआर और एसएलआर कैलकुलेट, सीआरआर और एसएलआर कुछ नहीं है, जैसे मान लो आपके घर में भी कई बार, आपके घर में क्या सबके घर में ही होता है, जो सैलरी मिलती है उसमें से कुछ पैसा साइड में रख देते हैं इमरजेंसी के लिए, तो वो एक तरह से रिजर्व है। जैसे अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो कंटिजेंसी, एक कंटिजेंसी फंड होता है, उसमें 500 करोड़ रखते हैं, उसको ऑपरेट कौन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, वैसे तो प्रेसिडेंट के अंडर होता है, लेकिन अब प्रेसिडेंट तो ऑपरेट करेगा नहीं, तो फाइनेंस सेक्रेटरी ऑपरेट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये भी किसके लिए होता है, इमरजेंसी के लिए होता है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी ये रिजर्व क्यों रखा हुआ है, ताकि लोग अगर पैसे मांगने आए तो उनके पैसे उनको मिल जाए, क्यों, अगर नहीं दे पाएगा ये तो क्या होगा, मैंने आपको कल बताया था, अनरेस्ट हो जाएगा, बैंक बंद हो जाएगा। तो अगर रिजर्व मेंटेन नहीं रखोगे तो बैंक बंद हो जाएंगे, उसको कहते हैं बैंक रन्स। बैंक रन्स का मतलब क्या है, मान लो मैं इसमें कुछ पैसा नहीं रखता हूँ, तो क्या होगा, कल को मैं पैसा लेने गया बैंक के पास, बैंक ने सारा 100 करोड़ लोन पे दे दिया, मान लो उसके पास आया कोई बिजनेसमैन विजय माल्या टाइप, उसने बोला तू मुझे 100 करोड़ पूरा दे दे, मैं तुझे 20% इंटरेस्ट दूंगा। अब बैंक्स का तो प्रॉफिट अर्निंग ही मेन मोटिव होता है, इसलिए तो खुले होते हैं बैंक। बैंक देखेगा चलो 100 करोड़ पे ये 20% दे रहा है, बाकी जगह से तो मुझे 10 मिलेगा मैक्सिमम बैंक बोलेगा ले लो। अगर आरबीआई कंट्रोल नहीं करे, तो अभी आरबीआई पिक्चर में नहीं है, तो 100 करोड़ दे दी, अब कल को मैं जाऊंगा पैसे लेने, बैंक बोलेगा नहीं है मेरे पास, आप जाओगे, बोलेगा नहीं है, 10 लोग गए नहीं है, अब 10 लोगों को पैसा चाहिए, किसी को शादी के लिए चाहिए, किसी को किसके लिए चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप तोड़ फोड़ करोगे, मैनेजर को मारोगे, ये शिकायत करोगे। अब अगर आरबीआई नहीं होता तो आप बैंक का कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अब क्या होगा, आप आरबीआई को बोल सकते हो, तो आरबीआई देखेगा कि भाई ये बैंक गलत कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, उस बैंक को बंद कर दिया जाएगा, इसको कहते हैं बैंक। ऐसी सिचुएशन ना आए कि बैंक बंद हो, इसलिए सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करते हैं। सीआरआर और एसएलआर क्या करते हैं, ये जो बैंक रन है इसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो सीआरआर एसएलआर प्रिवेंट बैंक रन, ये याद रखना पड़ेगा उसके लिए। तब क्या हो गया, आपको समझ आ गया ना, क्योंकि कोई भी 100 करोड़ तो पूरा लोन में नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि अगले दिन किसी को जरूरत है वो जाएगा बैंक से पैसा। तो सीआरआर और एसएलआर क्या है, एक तरह से रिजर्व का काम करते हैं, ठीक है, जो इसको बचाते हैं बैंक रन से। तो सीआरआर में क्या होता है, इसका नाम ही कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा एसएलआर, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। समझो बात को, यहाँ पे कैश है ना, तो आपको कैश में ही रखना है, कैश में कितना रखना है, 3%, कुछ भी हो सकती है रेट, ये चेंज होती रहती है, आरबीआई इसको चेंज बहुत मतलब इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है, लेकिन सालों में 1.5 साल में चेंज हो जाती है। एसएलआर आप अभी एट प्रेजेंट एसएलआर कितना है, 18%, टोटल आपका कितना हो गया, 21% जो मनी है, कितना ही आपका एनडीटीएल हो, एनडीटीएल 100 करोड़ नहीं होगा हमेशा, मैं तो ये 100 करोड़ का एग्जाम्पल देने के लिए समझाया, बैंक चालू करने के लिए आपको 1000 करोड़ की जरूरत होती है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो मान लो किसी बैंक का किसी पर्टिकुलर डे पे एनडीटीएल 1000 करोड़ हो सकता है, 2000 करोड़ हो सकता है, तो उस हिसाब से उसका सीआरआर एसएलआर, ठीक है। तो ये सीआरआर और एसएलआर में ये जो आपका एक वर्ड है कैश, कैश रिजर्व रेशियो, वॉइस नॉट क्लियर, वॉइस को आज
वॉइस तो मेरी क्लियर है, ऐसे मत बोलो वॉइस क्लियर नहीं है, ऐसे बोलो नेटवर्क में प्रॉब्लम। इट्स क्लियर मतलब। हाँ जी, अब क्लियर है, क्लियर है। हाँ मलिक आसिफ बता रहे हैं अभी किसके पास रहता है, डोंट वरी। मैं कह रहा हूँ ना कि सब आएगा, ठीक है, सब पता चल जाएगा आपको किसके पास क्या रहता है। तो आप पहले मुझे बोलने दीजिए, आपको पता चल जाएगा सीआरआर किसके पास रहता है, SLR किसके पास रहता है। हाँ बैंक रन। अच्छा बैंक रन में दिक्कत है, ठीक है। बैंक रन कुछ नहीं है भाई, जिसने पूछा है नुसरत। बैंक रन कुछ नहीं है। बैंक अगर आप सीआरआर SLR मेंटेन नहीं करोगे तो क्या होगा, अगर आप बैंक सीआरआर SLR मेंटेन नहीं करोगे और बैंक ने पूरा 100 करोड़ किसी को दे दिया, तो अब आप लेने जाओगे बैंक के पास कुछ पैसा, तो बैंक के पास कुछ होगा नहीं देने को, बैंक बोलेगा नहीं। दूसरा कोई आया उसको बोलेगा नहीं। ऐसे करके कोई भी कस्टमर आया उसको मना कर देगा, क्योंकि सारा 100 करोड़ तो उसने लोन में दे दिया। तो फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे यार ये बैंक तो मेरा पैसा लेके भाग गया, या फिर मेरा पैसा खा गया। आप मैनेजर को मारोगे, मारपीट हो जाएगी, सोशल अनरेस्ट हो जाएगा, न्यूज़पेपर में खबर छप जाएगी, बैंक बंद हो जाएगा। तो बेसिकली जो 100 करोड़ पूरा है, देखो सीधी सी बात है, अगर बैंक के पास जितना पैसा है क्या वो सारा पैसा दे सकता है कानून में, नहीं दे सकता भाई। फिर आप अगले दिन विड्रॉ करने जाओगे किसी इमरजेंसी के लिए, बीमार हो गए, शादी है घर में किसी, या वैसे भी नॉर्मली आपको खर्चों के लिए जरूरत पड़ती है, तो बैंक ऐसे बोल सकता है कि आपको मेरे पास नहीं है पैसा, मैं नहीं दे, नहीं बोल सकता। इसलिए सीआरआर और SLR मेंटेन करते हैं कि बैंक अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई बैंक के पास पैसा नहीं हो और कस्टमर आ जाए, तो उनको देने के लिए कुछ पैसा रिजर्व में होना चाहिए, वरना ऐसे रिजर्व इसको बचा के रखते हैं, ठीक है, ताकि बैंक रन्स ना हो। बैंक रन्स का मतलब क्या होता है, बैंकों का बंद हो जाना। किस वजह से, अगर बैंकों की इमेज खराब होती है, अगर वो लोगों को पैसा नहीं दे पाते। अगर आप देखना, कितने सारे आपके केसेस अभी बीच में हुए हैं जहाँ पे बैंक्स में पैसा जो था लोगों का, उस पैसे के डूबने के डर से लोगों ने क्या किया, वो बैंक्स बंद हुए, आरबीआई ने उनको बंद कर दिया या उन पर रेगुलेशंस लगा दिए। क्यों, क्योंकि वो विड्रॉ करने जा रहे हैं, वो इतना पैसा ही नहीं कि उनको दे सके उनका पैसा, क्योंकि वो फ्रॉड किया, किसी और को दे दिया। तो बैंक रन्स कुछ नहीं होते, सिंपल वे में आप समझिए कि बैंक रन्स में क्या होता है, बैंक के पास जो पैसा है एनडीटीआर में, वो सारा लोन पे नहीं दे सकते। अगर वो सारा लोन पे दे देगा तो आपको देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आप अगले दिन विड्रॉ करने जाओगे, बैंक मना कर देगा, आपको मना करेगा, ऐसे सबको मना कर दिया, सबको मना कर दिया, तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करोगे, नहीं तो पुलिस में जाओगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। तो बैंक की क्या है, इमेज खराब होगी, न्यूज़पेपर में आएगी, आरबीआई बोलेगा भाई तुम क्या कर रहे हो, आरबीआई को बंद कर दो। या फिर आरबीआई नहीं भी होता अगर, तो भी अगर बैंक की इमेज खराब हो रही है, आप तोड़ फोड़ करोगे वहां पे, पुलिस में जाओगे, आग लगा दोगे, कोई उस बैंक में आगे से पैसा नहीं जमा कराएगा, तो बैंक आपका बंद हो जाएगा। और आपको पता है बैंक ही हमारे क्या है, फाउंडेशन है इकोनॉमी के। अगर कंट्री के बैंक्स बंद होते हैं तो बाहर वाले क्या सोचेंगे कि यहाँ के जब बैंक्स सेफ नहीं है तो हम अपना पैसा यहाँ क्यों इन्वेस्ट करें। तो आपकी कंट्री में ना एफडीआई आएगा ना एफआईआई आएगा। जिस कंट्री के बैंक सेफ नहीं है उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट सेफ होगा क्या। इसलिए बैंक रन बचाना बहुत जरूरी है। तो बैंक रन आपको समझ आ गया कि बैंक्स बंद नहीं होने चाहिए, इसलिए आरबीआई ने सीआरआर और एसएलआर का कंसेप्ट है, ठीक है। हाँ पीएमसी बैंक, ठीक है, पीएमसी बैंक वाला हुआ था, ठीक है। बीच में वो भी दीवान हाउसिंग फाइनेंस वाला भी हुआ था, लेकिन वो एनबीएफसी है, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, बैंक रन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो आगे चलते हैं। बेसिकली अब आपको समझ आ गया, एनडीटीएल में जो भी आपका पैसा है, जितना बैंक के पास है वो सारा लोन में नहीं दे सकता, उसमें से कुछ सीआरआर में दिया, कुछ परसेंट एसएलआर में रहता है। सीआरआर हमेशा आरबीआई के पास होता है, बैंक हमेशा सीआरआर किसके पास रखेंगे, आरबीआई के पास रखेंगे। और बैंक हमेशा एसएलआर किसके पास रखेंगे, खुद के पास रखेंगे। ये प्रीलिम्स के लिए याद है, सीआरआर हमेशा आरबीआई के पास रखते हैं और एसएलआर हमेशा खुद के पास रखते हैं। अब देखो सीआरआर में कैश है, ठीक है,
तो कैश में ही रखा जाएगा, 3% कैश में। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बड़े लिक्विडिटी, और दूसरा स्टेचुटरी। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपको पता है, इसका मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू लो। ओके, और लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, इजिली कन्वर्टिबल। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, गोल्ड। दूसरा आप ले लो, एक कोई घर ले लो, आपका घर ले लो, हाउस लो। एंड थर्ड इज कैश। और फोर्थ आप ले लो एक डायमंड। अब आप ये चारों चीज लेके कहीं जाओ, कोई कार खरीदने जा रहे हो, या कुछ भी, आप कोई भी कमोडिटी परचेज करने का, कार छोड़ो, कोई भी कमोडिटी, कौन सी चीज है इनमें से जो आप लेके जाओगे तो वो कमोडिटी आपको तुरंत मिल जाएगी, कैश। क्यों? क्योंकि आप गोल्ड लेके जाओगे तो पहले तो वो चेक करेगा गोल्ड असली है कि नकली है, फिर उसका वैल्यूएशन करेगा। अगर आपका घर लेके जाओगे, पहले उसके पेपर चेक करवाएगा वकील से, फिर देखेगा वैल्यूएशन कितना है। डायमंड लेके जाओगे, उसको भी चेक करेगा असली है नकली। यानी कि ये जो चीजें हैं, ये है तो वैल्यूएबल। लेकिन अगर मैं लिक्विडिटी देखूं, लिक्विडिटी में कैश आपका सबसे लिक्विड है। क्यों? क्योंकि कैश इजीली कन्वर्टेबल हो रहा है किसमें, दूसरी कमोडिटी। जैसे मान लो मैं अभी किसी नॉर्मल आपके जो शॉपकीपर है उसके पास भी जाऊं, और मैं लेके जाऊं उसके पास 500, मुझे कुछ भी चाहिए हो 500 में, या फिर मैं उसके पास अपने शूज, ठीक है, मेरे शूज है, मैं उसको बोलूँ ये ले ले और ये कमोडिटी मुझे दे दे, क्या वो देगा? नहीं। शूज लिक्विड नहीं है, पहले तो बात तो उसको पता ही नहीं है ये शूज की कीमत 500 है या नहीं है। दूसरी बात, उसको ये शूज आगे वो किसको बेचेगा? उसको वो चीज लेगा वो जो आगे भी वो यूज कर सके। तो रुपी ऐसी चीज है जो वो लेगा, फिर वो आगे उसको कुछ खरीदना है वो आगे देगा, वो आगे देगा, वो आगे। यानी लिक्विड का मतलब ये होता है जो इजिली कन्वर्टेबल हो। तो सबसे तो जो इजिली कन्वर्टेबल है वो तो कैश है। लेकिन कैश के बाद आप देखो लॉ, यहाँ पे लॉ के हिसाब से दूसरा क्या है, आरबीआई अलाउ करता है कि आप गोल्ड में भी रख सकते हो। अब आप पूछोगे ना कि एसएलआर में ये क्यों रखता है, इसलिए रखता है क्योंकि एज पर लो यही चीज अलाउ है। या गोल्ड में रख सकते हो, या फिर आप किसमें रख सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यानी कि आप सीआरआर में तो सिर्फ कैश में रखते हो, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लिक्विड है। जब भी आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी, तुरंत आरबीआई को बोलो, आरबीआई आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कर देगा। ठीक है, एसएलआर में आप रखते हो कैश में, गोल्ड में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो बैंक अपने पास रखते हैं। लेकिन इसमें भी बैंक सबसे ज्यादा किस फॉर्म में रखते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ध्यान रखना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में वो सबसे ज्यादा रखते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, इनको गवर्नमेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, अभी देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होते हैं, और सीआरआर हम किस फॉर्म में रखते हैं, एसएलआर हम किस फॉर्म में रखते हैं। जब बैंक रन होगा तब कस्टमर को अपना पैसा कैसे वापस मिलता है, कौन? आरबीआई, आरबीआई रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, बैंक रन किस में आता है, मतलब बैंक रन किस में आता है, मतलब क्या होता है? आपका पैसों का इंश्योरेंस होता है, देखो कुछ 1 लाख तक कुछ इंश्योरेंस होता है, जो अभी रोहिणी आप पूछ रहे हो। अगर कोई बैंक डूब भी जाता है तो इतना पैसा तो आपको मिल जाता है, इसके ऊपर का आपका डूब जाएगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि बैंक में आपका पैसा सेफ है, आरबीआई आपके घर पैसा। सीआरआर ऑलवेज इन कैश, लिखा है उसके आगे कैश रिजर्वेशन, सीआरआर ऑलवेज इन कैश। सीआरआर में और कुछ कैश नहीं है। बैंक रन किसी में नहीं आता, बैंक रन तो एक वो है, फिनोमेना है। ठीक है, वो हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख सकते हैं, कैश में रख, अभी सुनते जाओ सर, ठीक है, आपको सब समझ आएगा। कैश में रख सकते हो, गोल्ड में रख सकते हो, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अब देखो, कैश आपको पता है, गोल्ड आपको पता है, और तीसरा हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये आपको नहीं पता। कैश, गोल्ड, गोल्ड की चेन वगैरह पहनते हुए आप, ठीक है। देखो, कैश में, कैश तो है ही कन्वर्टेबल, गोल्ड क्यों है? क्योंकि जो आपका डॉलर है, जब शुरू में आपका डॉलर, जब डॉलर को एक्सचेंज रेट जब बनी थी नहीं, तो डॉलर को जब करेंसी माना गया था, तो उसको गोल्ड के साथ पैकिंग की गई थी। अभी के लिए इतना याद रखो कि गोल्ड के साथ पैकिंग की गई थी, इसलिए गोल्ड को क्या है, हमेशा इसमें आप इसमें रख सकते हो, ठीक है। गोल्ड एक तरह से एक करेंसी का ही फॉर्म है, पुराने जमाने में तो गोल्ड को करेंसी की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो आप कैश में रख सकते हो, गोल्ड में रख सकते हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, दे आर नथिंग बट दे आर बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। देखो, आप जैसे शेयर मार्केट, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, ओके, तो आपने मान लो कोई शेयर खरीदा 200 रुपए, और उसकी बाद में उसकी, अब देखो शेयर मार्केट भी किस पे काम करता है, डिमांड। मान लो उसकी डिमांड बढ़ी, सब लोग उसको खरीद रहे हैं, ठीक है। शेयर मार्केट को भी देखेंगे थोड़ा, मतलब हम डिटेल में नहीं जाएंगे, कैसे पैसा लगाना है वो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको लॉजिक समझा दूंगा किस हिसाब से। क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा लगाने लगाना है आपको, तो आपको पूरे दिन वो देखना पड़ेगा शेयर्स किस तरह से, तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, या तो पढ़ाई करो या शेयर मार्केट में पैसा लगाओ। तो बेसिकली 200 रुपए था, 200 में से आपकी डिमांड बढ़ी उस शेयर, तो डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, 220 का हो गया, ठीक है। अब और डिमांड बढ़ी तो 240 का हो गया, और अचानक से डिमांड कम हुई तो हो सकता है वो 180 का हो गया। अब ये डिमांड कम और ज्यादा क्यों होती है, ये आप डिसाइड नहीं करते, ये डिसाइड करते हैं बिग प्लेयर्स। जैसे आईपीएल में कौन सी टीम जीतेगी ये आप डिसाइड नहीं करते हो, ये डिसाइड कौन करते हैं, जो आपके सट्टेबाज होते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो मैं ये नहीं करा आईपीएल फिक्स है, मैं ये नहीं करा कि आईपीएल फिक्स है, मैं ये मानता हूँ कि वो फिक्स है, और बॉल फिक्स है, ठीक है। तो जो क्रिकेट प्रेमी होंगे उनको लगता होगा कि सर, लेकिन फिक्स होता है, ठीक है ना। तो वहां पे बिग प्लेयर डिसाइड करते हैं, आप और मैं डिसाइड नहीं करते, हम तो ये टीम अच्छी है, ये टीम अच्छी है, ये अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, क्योंकि वहां सब पैसा है। वहां कुछ वो पेट्रियोटिज्म थोड़ी ना है, अलग अलग एक देश की वो थोड़ी ना है टीम, सब मिक्स है। पेट्रियोटिज्म तो है नहीं, दिस इज टोटली कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रिकेट। जब से आईपीएल शुरू हुआ हमने क्रिकेट देखना बंद कर दिया, ठीक है। बेसिकली ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी जो शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाता है वो डिसाइड आप नहीं करते हो, बिग प्लेयर्स, इसलिए जो छोटे लोग होते हैं बेचारे, जो मतलब अ, छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल इन्वेस्टर, उनका पैसा डूब जाता है बिग प्लेयर्स की वजह से। ये हम आगे देखेंगे जब हम हेज फंड्स वगैरह देखेंगे। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि शेयर मार्केट में आपका पैसा जो है वो ऊपर भी जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है, यानी यहाँ पे रिस्क है। ऐसे म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्क है, लेकिन जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, दे आर वेरी सेफ, दे आर वेरी वेरी सेफ। वो सेफ क्यों है? वो सेफ इसलिए है क्योंकि वहां पे आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। देखो, आप बताओ मुझे, आप अपना पैसा बैंक में क्यों रखते हो? क्योंकि सेफ लगता है आपको कि तुम, चलो कोई नहीं, शेयर मार्केट में ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3.5% तो सेविंग्स पे गारंटेड मिल रहा है, या फिर एफडी करा रहे तो 8% तो मिल रहा है। उसमें तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पैसा रख के छोड़ दिया। यहाँ पे तो आपको रोज देखना पड़ेगा कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, शेयर मार्केट बेचना है खरीदना है, क्या बेचना है क्या खरीदना है, किसको होल्ड करना है, बेसिकली। यहाँ पे क्या है, सब सेफ, इसीलिए ही आप लोग भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हो। क्यों? गवर्नमेंट जॉब क्या है, सेफ है, सिक्योर है, कोविड आए कुछ भी आए आपको सैलरी मिलेगी। अगर अभी आप प्राइवेट में हो गए, तो प्राइवेट में बहुत अच्छा काम करोगे तो बहुत ऊपर जा सकते हो, और अगर स्लो डाउन आएगा तो नौकरी भी जा सकते हो। इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है वो सेफ होती है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती क्या है, कुछ नहीं है,
जैसे आपके शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स में तो क्या है, पैसा आपका वेरी करता है, ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ऐसे पीस ऑफ पेपर। आपको ध्यान हो तो आपके घर के पेपर्स नहीं होते हैं, हर किसी के घर के पेपर, गाड़ी की आरसी, घर के पेपर आपके उसमें लिखा रहता है ना, इतना नंबर है इस गाड़ी का, ठीक है, कब इश्यू हुई, क्या इसकी डेट, कब एक्सपायरी डेट है। ऐसे ही ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ये भी एक पीस ऑफ पेपर होता है। मैंने बोला वाला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ लिखा रहेगा कि आज आप मुझसे ये 100 रुपए में खरीदो, 1 साल बाद मुझे वापस करना है इसको, मैं आपको 8% इंटरेस्ट पे करूँ। ये कौन लिख के देता है? गवर्नमेंट। तो जब आप 1 साल बाद उसको वापस करोगे तो गवर्नमेंट आपको कितना देगी? 108। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो आप, सेफ भी है, आपको 8% भी मिल रहे हैं, साथ में आपके SLR का जो कोटा है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो अब आप बताओ, कैश जो है, ठीक है, कैश में रखने का इसको कोई फायदा नहीं, कैश में तो इसको कुछ मिल नहीं रहा। गोल्ड में भी रखने का इसको कोई फायदा नहीं है ज्यादा, गोल्ड की प्राइसेस कम भी होती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये लिक्विड भी नहीं है। लेकिन ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है, ये सबसे ज्यादा सेफ है। दूसरी बात क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही वो चीज है जो, अगर बैंक को लोन चाहिएगा कहीं से भी, किसी से भी लोन चाहिएगा, तो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यूज करेगा। जैसे आपको घर के लिए लोन चाहिए होता है तो घर के पेपर रख देते हैं ना बैंक के पास, कोलेटरल। तो आप इतना ध्यान रखो, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो वो इतनी सेफ है, और क्यों इतनी डिमांड है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो गवर्नमेंट बैक्ड है। तो जब भी किसी बैंक को कहीं से भी लोन लेना होगा तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को किसकी तरह यूज करता है? कोलेटरल। कोई भी आपसे गोल्ड नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि गोल्ड का कुछ पता नहीं है, कल को गवर्नमेंट बोल दे कि गोल्ड, हम भाई गोल्ड की, गोल्ड जैसी कमोडिटी को हटा रहे हैं, या फिर जिसके पास गोल्ड है सारा हम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड को गवर्नमेंट बैकिंग थोड़ी ना है। वो तो चलो पैकिंग हुई थी डॉलर के साथ, लेकिन हमारी गवर्नमेंट थोड़ी ना, ऐसा कभी गवर्नमेंट थोड़ा ना बोला है कि गोल्ड भाई आपको, गोल्ड हम अगर आपके पास है तो आपके पास ही रहेगा, या गोल्ड की कीमतें बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसी चीज है जो सेफ है, सबसे ज्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि बैकिंग है गवर्नमेंट। जैसे आपको ध्यान हो तो कैश होता था, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? डिमोनेटाइज कर दिया, कैश खत्म, उसको चेंज करो। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो खुद गवर्नमेंट की बैकिंग है, इनको तो गवर्नमेंट खत्म नहीं कर सकती। इसलिए सीआरआर, और सीआरआर में तो कैश में रहता है, एसएलआर में जो बैंक्स का ज्यादातर पैसा होता है, वो ज्यादातर पैसा वो किस फॉर्म में रखते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनकी आगे हेल्प करेगी लोन लेने। कब लोन लेंगे? वो रेपो रेट, अभी जब हम रेट्स पढ़ेंगे वहां पे, बैंक्स कोई अपने आप नहीं चल सकते, दे ऑल्सो नीड मनी। कभी उनको पैसों की जरूरत पड़ती है, कभी आरबीआई को भी जरूरत पड़ती है। तो आपस में, जैसे आपका नहीं है ये, 18 में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे आपका है, आप जब जॉब करते हो, मान लो कुछ लोग करते भी होंगे जॉब, आप यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे आपको सन और डॉटर, आप जॉब में, यहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं। कभी हो सकता है आपको कुछ खरीदना हो, तो आपको पैसों की जरूरत पड़े, तो आप घर वालों से पैसा मांगते हो। एक तरह का लोन ही है वो, अलग बात है, इंटरेस्ट नहीं देते। ऐसे ही अगर आपको, आपके पेरेंट्स को कभी जरूरत पड़ती है तो वो आपसे पैसा ले लेते हैं, अगर आप जॉब, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ये, आप क्लास में, अभी आप हमसे पढ़ रहे हो, ठीक है, यू आर स्टूडेंट, आई एम योर टीचर, आप हमसे पढ़ रहे हो। कभी ऐसा भी होता है कुछ चीजें हमसे, हमको भी आपसे सीखने को मिलती है। तो ये जो जो ये जो हो रहा है सारा, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये वन वे नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इधर बैंक है और इधर आरबीआई है, इनका बात, ठीक है। सारे बैंक्स का जो पेरेंट्स के नाम पे क्या है, उनका पेरेंट्स में आरबीआई, माँ बाप यही है। तो बैंक्स को, आरबीआई को भी कभी कभी पैसों की जरूरत पड़ती है, जैसे यहाँ पे पड़ी, तो आरबीआई भी बैंक से लोन लेता है। और ऐसे बैंक्स को भी कभी जरूरत पड़ती है आरबीआई से, तो बैंक से लोन। तो ये जो लोन लिया जाता है, यहाँ तो चलो घर की बात है। तो आपके पेरेंट्स आपको ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि अपने सोने की चेन गिरवी रख दो, या आपके अपने पेरेंट्स को नहीं बोलोगे अपना घर गिरवी रख दो तब मैं पैसे दूंगा, यहाँ तो घर की बात है। तो यहाँ पे तो चलो आप एक दूसरे को जानते हो, नहीं भी दिया पैसा तो कोई नहीं। लेकिन यहाँ तो आरबीआई को मतलब नहीं है कौन है आरबीआई, तो उसको पैसा तभी देगा जब कोई गारंटी होगी। तो वो गारंटी के रूप में क्या रखते हैं? कोलेटरल। कोलेटरल एक तरह से गारंटी होती है बैंक गारंटी।
कि अगर आप मेरा पैसा वापस नहीं दोगे तो मैं इसको बेच दूंगा। जैसे अगर आप हाउसिंग लोन देने जाते हो तो आपका घर गिरवी रहता है, उसके पेपर्स बैंक के पास रहते हैं, अगर आप नहीं चुका तो उसको, ठीक है, जैसे विजय माल्या था, विजय माल्या के सारे एयरक्राफ्ट वगैरह सब बैंक के पास गिरते थे। तो कोलेटरल की फॉर्म में क्या चलता है गवर्नमेंट, मान लो कि कोई बैंक है एसबीआई, उसको आरबीआई से 600 करोड़ लेने, वो 600 करोड़ लेने गया, आरबीआई उसको बोलेगा इतने ही अमाउंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेरे पास होते हैं, तभी देगा वो उसको, उसने रख दी। कल को अगर ये पैसे नहीं चुकाता है तो आरबीआई तो अपने पैसे कहाँ से निकालते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो किसी को भी दे दो कोई भी ले लेगा, सेफ। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जब हम इसको पढ़ते हैं सीआरआर, नहीं एसएलआर। सीआरआर में तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं। ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? क्लियर है भाई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कोई एग्जांपल नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मींस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही बोलते हैं। एग्जांपल मींस क्या? गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है, कोई एग्जांपल नहीं है, गवर्नमेंट बॉन्ड। हाँ, गवर्नमेंट पे करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पैसा, या मार्केट में ऑप्शन कर दो। जैसे अभी विजय माल्या के एयरक्राफ्ट है, ठीक है, अब वो एयरक्राफ्ट, अब आप उसको थोड़ी ना बेचोगे जो बोइंग ने बनाया है या एयरबस ने, आप मार्केट में उसको ऑप्शन कर दो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट में ऑप्शन होता है, खरीदते हैं लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आप भी खरीद सकते हो, मैं भी खरीद सकता हूँ, आगे बढ़ेंगे ना रेपो रेट वगैरह। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेफ है, अगर कोई नहीं खरीद रहा तो फिर आरबीआई उतना पैसा अपने हिसाब से गवर्नमेंट से ले लेगी। तो बेसिकली वो गवर्नमेंट या किसी और बैंक को दे देगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सबको जरूरत होती है एसएलआर में मेंटेन करने के लिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो सबको चाहिए होती है, अगर वो बैंक नहीं दे रहा पैसा वापस, किसी और बैंक को भेज दो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सब ले लेंगे, कोई भी ले लेगा, ऑप्शन होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कोई एग्जांपल नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड, नाम ही उनका गवर्नमेंट बॉन्ड है, ठीक है, उसका एग्जांपल कोई। जैसे शेयर्स होते हैं ना अलग अलग कंपनी के, ऐसे गवर्नमेंट का भी अपना बॉन्ड होता है। शेयर्स में और बॉन्ड में दिक्कत, शेयर्स में और बॉन्ड में क्या फर्क है? शेयर्स जो होते हैं ना, शेयर्स में जो आपको रिटर्न मिलता है, मतलब जो इंटरेस्ट मिलता है या जो पैसा मिलता है, वो आपका वेरिएबल है। मैंने अभी आपको बताया था कि आपका 200 का 220 भी हो सकता है, 240 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। यानी जो शेयर्स है वो इक्विटी कहलाती है, इक्विटी। शेयर्स में क्या होता है, आपका पैसा आपका वेरिएबल है, लेकिन जो ये है आप रिटर्न वेरिएबल है, लेकिन जो आपके बॉन्ड्स होते हैं या सिक्योरिटी जो होती है, उसमें क्या है, आपका पैसा क्या फिक्स है, 8%, या फिर जो भी है, जैसे आपका अगर यूएस चले जाओ 4%, ये चेंज होता रहता है, लेकिन चेंज होगा, लेकिन जैसे 6% है तो वो 6% ही रहेगा साल के। ऐसा नहीं गवर्नमेंट बीच में बोल दे, एक साल के बाद चेंज कर सकती है, लेकिन एक साल के बाद आप अगर बेचोगे आपको 6% मिलेगा तो आपको तो 6% ही मिलेगा। हो सकता है बेचने के बाद गवर्नमेंट उन सिक्योरिटीज पे 5% कर दे, तो अब आप खरीदोगे तो 5% मिलेगा, लेकिन बीच में वेरी नहीं कर सकती। यहाँ पे तो क्या होता है, हर दिन वेरी होता है, शेयर्स तो हर दिन ऊपर नीचे जाते हैं, तो शेयर्स में जो आपको पैसा मिलता है दैट इज वेरिएबल। ओके, हाँ आप भी खरीद सकते हो गवर्नमेंट से, आगे बताएंगे कैसे खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको प्राइमरी डीलर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? प्राइमरी डीलर। सीआरआर 3% है। ओके, सीआरआर कितनी बार अभी मैंने अभी लिखा है सीआरआर 3%। तो अब इसमें ठीक है, इतना बोलते हैं आप, कितना मतलब पीएचडी थोड़ी ना करनी है आपने इकोनॉमी, आप ये भी मैं आपको ज्यादा पढ़ा रहा हूँ इतना क्या, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं, स्लाइड्स देख लेते हैं। तो ये आपकी स्लाइड्स देखिए, पहली वाली स्लाइड रिजर्व रेशियो। अभी रिजर्व रेशियो हमने देखे सीआरआर एंड एसएलआर। तो रिजर्व रेशियो में आपका सीआरआर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, आपके जेकेएस वाले या जेकेएस वाले तो फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं,
और एसएलआर के भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो पहला क्वांटिटेटिव टूल आपका हो गया सीआरआर एसएलआर। दूसरा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, अभी देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं। और तीसरा होता है रेट्स। रेट्स में आपकी चार कौन कौन सी आती है? रेपो रेट आती है, चार आती है। रेपो रेट आती है, रिवर्स रेपो रेट आती है, बैंक रेट आती है, और एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ। याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्वालिटेटिव में क्या क्या आते हैं, क्वालिटेटिव भी याद रखना, डिस्कस करेंगे क्या करके। क्वालिटेटिव में 5 आते हैं, वहां पे 3 थे। देखो क्वांटिटेटिव में 3 है। पहला रिजर्व रेशियोज है, दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन है ओएमओ, और थर्ड आपकी रेट्स है। रेट्स को हम एक ही साथ गिनते हैं, ठीक है, आप ये मत बोलना रेपो रेट है, ये 3 ही है वहाँ पे। क्वांटिटेटिव टूल्स में 3 है, क्वालिटेटिव में 5। पहला है लोन टू वैल्यू रेशियो, और इसको एक और नाम से जाना जाता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट के नाम। दूसरा होता है कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। तीसरा होता है राशनिंग, आप राशन शॉप पे जाते हो ना, वो वाला राशनिंग। फोर्थ इज मोरल सुएजन, एंड फिफ्थ इज डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, आगे तो ये डिटेल में आएगा, लेकिन आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव, विच ऑफ द, तो ये 5 याद रखने, ठीक है। लोन टू वैल्यू रेशियो, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, राशनिंग, मोरल सुएजन एंड डायरेक्ट एक्शन। अब आपका सबसे पहला कैश रिजर्व रेशियो मैं समझा चुका हूँ, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ो। पहले इसको कवर करते हैं, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन पे। सो क्या लिखा है कैश रिजर्व रेशियो की डेफिनेशन देखिए। ऑल कमर्शियल बैंक्स have to keep a certain portion of their total bank deposits. Total bank deposits यहाँ पे क्या है? Entities in a current account with RBI। ये ध्यान रखना, करंट अकाउंट। आरबीआई का अपना एक करंट अकाउंट होता है, उसमें ये पैसा रखते हैं। क्यों करंट अकाउंट में रखते हैं? क्योंकि करंट अकाउंट से आपको जब चाहिए पैसा तब आपको मिल जाता है, रात को चाहिए दिन में चाहिए तुरंत, इसलिए करंट अकाउंट में रखते हैं। तो ये आपका करंट अकाउंट होता है, किसके पास होता है? आरबीआई। ये ध्यान रखना प्रीलिम्स के लिए, सीआरआर हमेशा आरबीआई के पास होता है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में शेयर क्या पूछ रहे हो? अभी मेरे को ये कंप्लीट करने दो, फिर आपके डाउट पूछना, ठीक है। इट इज कैप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली, ठीक है, लिखा हुआ है। इसको आप लोन के लिए यूज नहीं कर सकते। लोन देने का मतलब होता है लैंडिंग पर्पस। व्हेन आई लैंड टू समवन, इट मींस आई एम गिविंग लोन। लोन को हम लैंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। एल फॉर लोन, एल फॉर लैंड। इस पैसे को लोन के लिए यूज नहीं कर सकते, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, रिजर्व में रखा हुआ, ठीक है। एट प्रेजेंट कितनी रेट है इसकी? 3%। एवरीथिंग इज रिटन इन दिस स्लाइड। समझो और स्लाइड्स पढ़ो, ठीक है। सेकंड एसएलआर आ जाओ। तो एसएलआर में क्या है आपका? All banks, commercial banks, have to keep a certain percentage of their total bank deposits with themselves. ये खुद के पास रखते हैं। It cannot be used for lending purpose. इसको भी आप लोन पे नहीं दे सकते, मैंने आपको बताया पहले। It can be kept in the form of cash, gold or governments. At present, SLR is 18%. Banks prefer to keep SLR in the form of government securities to play safe and earn interest। ये पॉइंट याद रखना, ये आगे यूज होगा। इसकी वजह से कंट्री में बड़ी प्रॉब्लम है। बैंक्स बहुत ज्यादा सेफ खेलते हैं। आपको ध्यान हो तो आईपीएल में आपने देखा होगा, या फिर आपने क्रिकेट में देखा होगा, कुछ प्लेयर्स होते हैं जैसे वो 90s में पहुंचते हैं, वो फिर खुद के लिए खेलना शुरू करते हैं। या फिर कई प्लेयर होते हैं जो अपने लिए ही खेलते हैं, हमेशा टीम के लिए, कंट्री के लिए नहीं खेलते। तो उस कारण क्या होता है? आपकी टीम हार जाती है। तो जब आप बहुत ज्यादा सेफ खेलोगे तो आपने हारना ही हारना। तो ये बैंक्स क्या होते हैं? ये बहुत ज्यादा सेफ खेलते हैं। सेफ क्यों खेलते हैं? गवर्नमेंट सेफ खेलने का कारण क्या है कि इनके एनपीएस बहुत ज्यादा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ये लोन देते हैं, वो लोन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एनपीएस। तो बैंक्स क्या सेफ खेलते हैं, और सबसे सेफ ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कुछ भी हो जाए, वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो आपको वापस मिलता है। 8% पे क्या है? वो 8% आपको देगी गवर्नमेंट, क्योंकि दे आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट। ओके, सो एसएलआर आपका क्या है?
SLR आपका कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखते हो, लेकिन ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेफ है, सेफ खेलना चाहते हैं और इंटरेस्ट भी earn करना चाहते हैं, दोनों काम। ठीक है, अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आप समझो। अभी मैंने आपको बताया, अगर इन्फ्लेशन है तो CRR SLR के साथ क्या करेंगे, कल मैंने डिस्कस किया था। और डिफ्लेशन है तो CRR SLR के साथ क्या करेंगे? क्या दोनों के साथ अलग अलग कुछ करते हैं या एक एक? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आई एम गिविंग 2 मिनट्स। 8:30 to 8:30 सब लिखिए। इन्फ्लेशन में CRR SLR के साथ क्या करेंगे और डिफ्लेशन में CRR SLR के साथ क्या करेंगे? यू ऑल ऑफ यू हैव 2 मिनट्स, राइट इन द चैट। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। एवरीवन को नहीं लिखो ना, राइट टू मी डायरेक्ट मैसेज। व्हाई आर यू राइटिंग टू एवरीवन? नहीं, मनी सप्लाई नहीं, मुझे ये चाहिए कि बढ़ाएंगे घटाएंगे बस। ठीक, आपको समझ आ गया सबको? ठीक है, इन्फ्लेशन में बढ़ाते हैं और डिफ्लेशन में घटाते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ आया, क्लियर है? अब हम ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ सकते हैं। क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन को बनने के लिए आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल। ओपन मार्केट ऑपरेशन को हम OMO लिखते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, देखो नाम ही है ओपन, यानी कोई भी खरीद सकता है। अब क्या है, अभी हमने देखा CRR SLR बढ़ा के गवर्नमेंट RBI क्या करता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। क्यों? मनी सप्लाई को कम ज्यादा करता है। तो मनी सप्लाई को कम ज्यादा हम ओपन मार्केट ऑपरेशन से कर सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है, RBI ऑप्शन करता है। किस चीज के ऑप्शन करता है? गवर्नमेंट। अब ऑप्शन देखो, दो चीजें हो सकती हैं ऑप्शन में, या तो RBI बेचेगा या फिर RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या तो बेचेगा या फिर आरबीआई बेचता भी, RBI खरीदता भी। ठीक है, जैसे कार, कार वाले नहीं होते हैं वो सेकंड हैंड कार वाले होते हैं, या फिर आपके नए भी होते हैं जो वो कार बेचते भी और खरीदते भी सेकंड हैंड, फिर उसको ट्रू वैल्यू में बेच देते हैं, दोनों काम। तो RBI क्या करेगा, मान लो सिस्टम में इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन में मुझे क्या करना है, मनी सप्लाई को कम करना। तो मैं क्या करूंगा, RBI क्या करेगा, RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगा। क्यों बेचेगा? देखो, इन्फ्लेशन हो या कुछ भी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डिमांड रहती है, क्योंकि वो तो आपकी क्या है, बहुत ज्यादा सेफ है। तो RBI क्या करेगा, इन्फ्लेशन में लोगों के पास पैसा ज्यादा है, इससे लोग चीजें खरीद रहे हैं। तो RBI क्या करेगा, उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देगा, मतलब ऑप्शन करेगा, लोग खरीदेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेंगे और बदले में पैसा किसको दे देंगे, RBI। आप क्या सोचोगे कि कार में कार खरीदेंगे, इससे बढ़िया है इन्वेस्ट कर देते हैं, अच्छा पैसा मिलता है, कार तो क्या देगी। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपने खरीद ली, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, पीस ऑफ पेपर है, उससे तो आप कुछ खरीद नहीं सकते, वो तो आपने सेफ रख दी अपने पास। तो 1 साल तक के लिए आपका वो पैसा यहाँ लॉक हो गया, या जितना भी उसका लॉक इन पीरियड है। तो वो जो पैसा आपके पास था वो अब किसके पास चला गया, वो RBI के पास चला गया। आपके पास तो सिर्फ एक बॉन्ड है, बॉन्ड तो मार्केट में आप जाके बेच नहीं सकते ना किसी को ऐसे ही। मैंने आपको पहले बोला खरीदने बेचने के लिए परमिशन चाहिए, तो वो आप बॉन्ड तो किसी को बेच नहीं सकते, वो आप RBI को वापस करोगे 1 साल बाद। RBI आपको पे कर देगा जितना आप पेड करते हैं। तो RBI क्या कर रहा है, जब पैसा उसको निकालना है तो वो पेपर यहाँ दे दे रहा है बॉन्ड, और खुद पैसा ले ले रहा है। अब ये बॉन्ड से तो आप कुछ चीज खरीद नहीं सकते, जब खरीद नहीं सकते तो अपने आप आपके पास पैसा रहा नहीं तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर बैंक्स भी इसको खरीदेंगे
तो बैंक्स भी क्या करेंगे, आरबीआई को पैसा दे देंगे। तो जब आपका इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या कर रहा है आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देगा। क्या होगा बेचने से, लोगों के पास या बैंक्स के पास तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी चली गई और आरबीआई के पास उनका पैसा आ गया, तो मनी सप्लाई अपने आप कम होगा। जब डिफ्लेशन होगा, डिफ्लेशन में क्या होगा, अब आरबीआई उनको पैसा देना चाहता है, तो आरबीआई क्या करेगा, मार्केट में बोलेगा मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दो, मैं तुम्हें अच्छा इंटरेस्ट देता हूँ, 8 की बजाय मैं 9% देता हूँ। अब क्या करेंगे, मतलब जहाँ 8 मिल रहा था मैं 9 देता हूँ, अब लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपनी बेचेंगे, आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चलेगी, इनके पास पैसा आ गया, नया मनी सप्लाई बढ़ गई। तो लॉजिक वही है, इन्फ्लेशन में आपको मनी सप्लाई को कम करना है, डिफ्लेशन में आपको मनी सप्लाई को बढ़ाना है। तो इन्फ्लेशन में क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगा ताकि पैसा उनसे खींच ले, और डिफ्लेशन में क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को दे देगा। दैट इज ओपन मार्केट। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको वैसे पेपर में कोई इतना डिटेल में पूछेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन ये पूछता है पेपर में, व्हाट डू मीन बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज नथिंग, इट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आगे देखते हैं क्वेश्चन ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अब एक और टर्म होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन से मिलती जुलती, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नलाइजेशन। ठीक है, ये आपके, मैंने बोला था ना 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें ये वर्ड दिया हुआ, ठीक है, बहुत जगह पे यूज हुआ। डिजिटलाइजेशन और ओपन मार्केट ऑपरेशन दोनों प्रोसेस सेम ही, ठीक है, प्रोसेस सेम ही है, दोनों में खरीदने और बेचने काम होता है, लेकिन ये जो आपका होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये कंट्री को इंटरनल शॉक से बचाता है। इंटरनल शॉक का मतलब क्या है, जब आपके यहाँ इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन, उसको कंट्रोल करना है। और ये जो आपका स्टरलाइजेशन है, स्टरलाइजेशन एक्सटर्नल शॉक से बचाता है। स्टरलाइजेशन किससे बचाता है आपको, एक्सटर्नल शॉक। अब बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो खरीदनी पड़ेगी, क्यों खरीदनी पड़ेगी देखते हैं। ठीक है, मल्लिका से खरीदनी ही पड़ेगी, आगे देखते हैं क्यों खरीदनी पड़ेगी। मैंने आपको बोला ना, लोन बैंक को चाहिए तो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी पड़ेगी, देखते हैं आगे। उसके बाद होनी चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आपका एक्सटर्नलाइजेशन किससे बचाता है, एक्सटर्नल शॉक से। ठीक है, अब समझो इंटरनल शॉक तो मैंने आपको समझा दिया, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कैसे मनी सप्लाई को हम बढ़ाते दिखाते हैं। लेकिन एक्सटर्नलाइजेशन में क्या होता है, जैसे मान लो आप सुनते होंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपये बहुत ज्यादा वीक हो गए, सुनते रहते हो ये न्यूज में। तो डॉलर के मुकाबले रुपये वीक कब होगा, जब डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है और रुपये की डिमांड है। अब अगर रुपये और डॉलर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए, पता चले कि $1 आपका ₹1000 का हो जाए, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स को। ठीक है, आगे पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या प्रॉब्लम, अभी के लिए सिर्फ ये स्टरलाइजेशन पार्ट आपका किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, लेकिन अब ओपन मार्केट ऑपरेशन आया तो इसके साथ में आपको यहाँ समझा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या आरबीआई ऐसा होने देगा, नहीं। अगर सिस्टम में डॉलर की डिमांड ज्यादा है, रुपये की डिमांड कम है, तो आरबीआई क्या करेगा, डॉलर मार्केट में डॉलर डाल देगा तो अपने आप उसकी सप्लाई बढ़ गई तो इनकी जो मिसमैच है ये कम हो जाए। देखो आरबीआई पूरी तरीके से नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आरबीआई के पास भी डॉलर लिमिटेड है, और दूसरी बात क्या है, ये डॉलर और रुपये का मिसमैच इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बाहर से बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल, गोल्ड, इन सब का हमें किसमें पे करना पड़ता है, डॉलर में पे करना पड़ता है। तो डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसको आरबीआई पूरी तरीके से ऐसा नहीं कर सकता कि ₹1 के बदले आपका $1 के बदले ₹1 कर दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन आरबीआई कोशिश करता है कि एक लिमिट से ज्यादा बाहर नहीं जाए। तो जब भी मार्केट में डॉलर और रुपये में मिसमैच होता है, तो आरबीआई उस डॉलर और रुपये के मिसमैच को क्या करता है,
कम करने की कोशिश करता है। मतलब डॉलर और रुपये में जो एक्सचेंज रेट में जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं, ठीक है, उनको आरबीआई क्या करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्यों कंट्रोल करता है? कि ऐसा ना हो कि $1 1000 पे पहुंच जाए, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि $1 आपका ₹1 पे पहुंच जाए। डॉलर अगर आपका बहुत ज्यादा, अगर आपका बहुत ज्यादा वो क्या होते हैं, फिर वो क्या कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन या फिर एप्रिसिएशन। अगर डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती है, मतलब रीवैल्यूएशन, तो भी दिक्कत है। और डॉलर की वैल्यू बहुत कम होती है, डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, तो भी दिक्कत है। ये ऐसे है जैसे ये आपका डैम है, अगर डैम में बहुत ज्यादा पानी पड़ता है तो भी दिक्कत है, फ्लड्स आ जाएंगे। और डैम में अगर पानी बहुत कम होता है तो भी दिक्कत है, ड्रॉट हो जाएगा, पानी नहीं रहेगा। तो बेसिकली आरबीआई एक्सटर्नल शॉक मतलब डॉलर तो बाहर, देखो डॉलर हमारी कंट्री में, हमें डॉलर की क्या जरूरत है, हम तो रुपये में चलता है हमारा तो सिस्टम। लेकिन जब भी आप बाहर से कुछ सामान लाओगे, यू हैव टू पे इन डॉलर, तो आपको डॉलर चाहिए। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से डॉलर और रुपी, इनकी करेंसी, इनकी वैल्यू में फ्लक्चुएशन होता है। आप देखते रहे होते हो, कभी डॉलर बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, या रुपी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। इस और देखो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है। वो कौन कंट्रोल करता है? अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। तो आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है? अगर सिस्टम में डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई को पता है फिर तो डॉलर बहुत हाई हो जाएगा, तो वो क्या करता है, जितनी डॉलर की डिमांड है उतने डॉलर मार्केट में डाल देता है। और अगर डॉलर बहुत कम, मतलब बहुत ज्यादा है आगे मार्केट में, तो उतने डॉलर निकाल देता है। इसका स्क्रीनशॉट तो आगे समझाता हूँ क्या होता है। जैसे मार्केट में डॉलर, इंडियन मार्केट में डॉलर बहुत ज्यादा आ गया, अगर डॉलर बहुत ज्यादा आ जाएगा तो क्या होगा, डॉलर और रुपी में से रुपी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन रुपी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये समझने के लिए हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी के लिए इतना समझ लो कि बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, जैसा अभी डैम का एग्जांपल दिया। और अगर डॉलर बहुत कम है मार्केट में, अब डॉलर कम है तो सबको, यहाँ पे डॉलर बहुत ज्यादा है, ऐसे समझ लो आप अनियंस है, मार्केट में बहुत सारी अनियंस आ गई, ठीक है, हर किसान ने अनियन उगाई, तो अनियन की प्राइस क्या हो जाएगी, जितने की उगाई उससे भी कम, ₹5 किलो बिक रही है। जबकि इसने जो उगाई थी, इसको ₹10 पड़ा था लागत थी। तो क्या ये अच्छा मार्केट के लिए? नहीं। या फिर दूसरे केस में क्या है, अनियंस मार्केट में बिल्कुल नहीं है, किसी ने नहीं उगाई, तो अब अनियंस क्या हो गई, अब अनियंस आपकी ₹100 किलो हो गई। दोनों ही केस आपके गड़बड़ है। मतलब एक आपकी, एक मॉडरेट प्राइस रहनी चाहिए ना, मॉडरेट प्राइस नहीं, यहाँ पे भी क्यों मॉडरेट प्राइस रहनी चाहिए? अगर बहुत कम हो गई तो किसानों को नुकसान है, और अगर बहुत ज्यादा हो गई तो कस्टमर को नुकसान है। ऐसे यहाँ पे अगर डॉलर बहुत ज्यादा हो गया तो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत कम हो गया तो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे डॉलर बहुत ज्यादा आ गए, तो इट इज सिमिलर टू फर्स्ट केस की अनियंस बहुत ज्यादा आ गई, तो डॉलर की वैल्यू बड़ी कम हो जाएगी, वो भी दिक्कत है। और दूसरे केस में डॉलर बहुत कम है, तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। अब क्या करता है आरबीआई, जैसे मान लो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा अनियंस आ गई, तो मैं क्या करूं, उसमें से कुछ अनियंस वहां से निकाल दूं, एक्सपोर्ट कर दूं या कुछ भी कर दूं, तो जितनी बची वो प्राइस अपने आप बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या बहुत कम है, तो मैं उतनी अनियंस मार्केट में डाल दूं। तो आरबीआई ऐसे ही करता है। जब डॉलर आपके बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो आरबीआई क्या करता है, उनमें से बहुत सारे डॉलर खरीद लेता है उसके पास। और जब मार्केट में बहुत कम डॉलर है, तो आरबीआई क्या करता है, मार्केट में डॉलर डाल देता है। सेम वही केस है वहां पे मनी सप्लाई में, जब आपका इन्फ्लेशन था तो आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या करी थी, बेची थी। और जब डिफ्लेशन था तो आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी थी। यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ा रहा था, यहाँ पे वो किसको कंट्रोल कर रहा है, एक्सचेंज रेट। इसलिए आरबीआई को हम बोलते हैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन, ठीक है, हमारा फाइनेंशियल रेगुलेटर, रेगुलेटर ऑफ फॉरेन करेंसी, हर चीज का रेगुलेटर, एक्सचेंज रेट का रेगुलेटर। ये मैं आपको डिटेल में विजुअलाइजेशन
वो आप किससे पढ़ाऊंगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी इसके साथ आ गया तो हमने पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, अब देख लेते हैं स्लाइड। ये देखो, तो पहला पॉइंट पढ़ गया। इंटरेस्ट रेट क्यों इंक्रीज करेंगे वो बैंक्स, अभी समझाते हैं आपको। ऐसा नहीं होता है कि बैंक्स अगर आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं तो वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे, नहीं ऐसा नहीं। आप आप है ना उसको है ना गलत वे में लेके जा रहे हो। होता क्या है, ये बैंक है, मैंने आपको बताया था 100 करोड़ थे बैंक के पास, ठीक है। 100 करोड़ में से उसने CRR में रखती है मान लो 21 करोड़, अभी हमने देखा। उसके पास 79 करोड़ लोन में देने के लिए बचे। अब यहाँ पे 21 करोड़ में से उसके पास 18% SLR था, उसमें उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी हुई, ठीक है। अब वो अगर 79 करोड़ पूरा लोन में नहीं जाता है कभी भी किसी बैंक का, ध्यान रखना। जितना, इतने भी हमारे यहाँ पे वो बिजनेसेस नहीं है कि बैंक्स भी इतने वो नहीं है प्रोएक्टिव कि सारा पैसा लोन में घुमा दें। आपको पता है हमें जो फंड्स मिनिस्ट्री को मिलता है वो क्या सारा यूज हो पाता है, नहीं हो पाता। तो ये 79 करोड़ कभी पूरा लोन में नहीं जाएगा, कुछ पैसा इसमें से उसके पास आइडल पड़ा रहता है। तो जो आइडल पैसा पड़ा रहता है उसको भी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालते हैं। जब इंटरेस्ट जब लोन देने के बाद उसके पास पैसा बच जाता है ना एक्स्ट्रा, उससे भी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है। तो इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाएगा, वो उसी इंटरेस्ट पे दे देगा। लेकिन जब उसके पास पैसा बच गया उसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है, और हर बैंक के पास पैसा बचता है। सारा का सारा CRR SLR मेंटेन करने के बाद भी सारा थोड़ी ना लोन पे जाता है, इतनी थोड़ी ना अच्छी किस्मत है किसी बैंक की कि उसका सारा पैसा लोन पे चला जाए। अब जैसे मान लो हमारे पास 500 का हमने पैकेज लिया है जून पे, तो ऐसा थोड़ी ना 500 बच्चा आएगा पूरा, स्पेस बचेगा ना। तो ऐसा ही है, हर जगह पे ऐसा ही होता है, बैंक्स का सारा पैसा लोन पे नहीं जाता है। चलो खैर उसमें बाद में समझेंगे, अभी ये समझो, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी बात, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन की डेफिनेशन याद है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI, ठीक है, इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। OMO इज डिफरेंट फ्रॉम स्टरलाइजेशन। अब स्टरलाइजेशन मैंने आपको समझाया, OMO prevents economy from internal shocks, whereas sterilization prevents economy from external shocks. Clear है? To participate in open market operations, one need to take permission from RBI. जैसे RBI से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आई वांट टू टेक परमिशन इन ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो आपको RBI से, जैसे आपको गाड़ी चलानी है सड़क पे तो लाइसेंस लेना पड़ता है, गन चाहिए गन के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए भी आपको खरीदने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। और जो ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं लाइसेंस लेकर, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी डीलर्स। क्या कहते हैं, प्राइमरी। क्यों, क्योंकि वो RBI से खरीदेंगे और फिर उनको आगे बेचते हैं। होता नहीं, कई बार आपके हाउसिंग सोसाइटी के मकान निकलते हैं, तो क्या करते हैं वहां पे लॉटरी लॉटरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो लॉटरी में मान लो मेरा निकल गया 30 लाख का कोई, अब क्या होता है वो सस्ते होते हैं थोड़े, तो फिर आगे क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको आगे बेच दूंगा चक्के बैठ के। ऐसे ही आपके कार ट्रू वैल्यू वाले होते हैं, कार में जो ट्रू वैल्यू वाले होते हैं वो क्या होता है, आगे से कार लेके आएंगे, उसमें थोड़ा ठीक करेंगे उसको और आगे बेच देंगे। ऐसे ही ये प्राइमरी डीलर्स होते हैं, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में खरीदते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फिर उनको आगे बेच देते हैं, ठीक है, थोड़ी ज्यादा प्राइस में, ठीक है। क्लियर है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है एक्सटर्नल। एक और स्कीम है जिसे हम कहते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है, ये भी आप पढ़ लो साथ में। एक्सटर्नल शॉक अभी समझा है ना, एक्सटर्नल शॉक आपको, एक्सटर्नल शॉक मतलब जैसे आप बीमार मान लो, आपका कोई दिल तोड़ गया, ठीक है, तो दिल टूट गया तो आपके अंदर पेन रहेगा कुछ, आप मनी मन धोगे या फिर हंसोगे बातें, या फिर किसी ने आपको बाहर से रॉड से हिट, अब आपके बाहर चोट है, ये आपका एक्सटर्नल शॉक है। ये आपका इंटरनल शॉक, डू नॉट एनोटेट। वो क्या रहा है,
जब विद इन कंट्री आरबीआई किसी चीज को रेगुलेट करता है तो वो आपका होता है इंटरनल। लेकिन जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आपको पता है बाहर से हम खरीदते हैं बाहर बेचते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना भाई। इंपोर्ट जब बाहर से कोई चीज लाते हैं, एक्सपोर्ट जब बाहर कोई चीज बेचते हैं, तो उसकी वजह से डॉलर और रुपए की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। ओके, तो रुपए और डॉलर की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, तो क्या अगर आरबीआई इनको ऐसे ही छोड़ दे तो पता चले कि डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो यहाँ पे आरबीआई डॉलर और रुपए की वैल्यू को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्यों कंट्रोल करता है? ताकि इसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल शॉक। ये जो शॉक लग रहा है आपको, ये आपको विद इन कंट्री नहीं लग रहा है, कंट्री के अंदर आपको जो लग रहा था वो तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन था, लेकिन ये शॉक किसकी वजह से लग रहा है? क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो बाकी कंट्री से, बाकी कंट्री से आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसकी वजह से डॉलर और रुपए की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है। तो अब आप पे जो डॉलर और रुपए की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? एक्सटर्नल जो आपके एलिमेंट्स है, यानी एक्सटर्नल कंट्रीज है, इसलिए उसको एक्सटर्नल शॉक कहते हैं। ठीक है, वो बाहर की कंट्रीज की वजह से हमारा डॉलर और रुपए की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। आप किसी से खरीदना बंद कर दो, बेचना बंद कर दो, तो कोई एक्सटर्नल शॉक नहीं है। तो बेसिकली कई बार आप खुद की वजह से पेन में जाते हो तो वो इंटरनल, कोई बाहर से आपको चोट मारता है वो एक्सटर्नल, आपके इंटरनल ऑर्गन्स है कुछ आपके एक्सटर्नल। तो ऐसे ही आपका इंटरनल शॉक है अगर आपके विद इन कंट्री कुछ हो रहा है, एक्सटर्नल शॉक है अगर बाहर की वजह से आपकी रुपए की वैल्यू पे कुछ फर्क है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात, नाम क्या है यार, ये नाम ही मेरे को, आदि ईश्वर मिश्रा। अच्छा, आदि ईश्वर, आदि में एक और आई आना चाहिए, आदिश्वर लग रहा है, आदिश्वर मिश्रा। ठीक है, भाई आदिश्वर मिश्रा ऐसा नहीं है, समझो बात को। ठीक है, आप डायरेक्ट मैसेज क्या करो तो समझो, यही समझाता हूँ आपको। ये बैंक है, बैंक के पास 79 करोड़, हमने देखा था एग्जाम्पल, 21 करोड़ का उसने सीआरआर और इस्लाम में रख दिया। ठीक है, ये 21 करोड़ सीआरआर इस्लाम में रख दिया। अब क्या ये 79 करोड़ पूरा लोन पे जाएगा क्या? नहीं भाई, नहीं था। किसी बैंक का 100% कभी लोन पे नहीं जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें तो जरूर बचेगा। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो 79 करोड़ में से 70 करोड़ लोन पे चला है, वो भी बहुत अच्छा अमाउंट है, 9 करोड़ बच गया इसके पास। 9 करोड़ का क्या करेगा, घर में पड़ा है, क्या करेगा, इसकी भी वो क्या कर देगा गवर्नमेंट। यही तो दिक्कत है, ये 9 करोड़ भी लोन पे दे सकता है, लेकिन बैंक बहुत सेफ खेलते हैं, ये कभी भी रिस्की लोन नहीं देते। इसलिए तो आरबीआई इनको बोलता है कि तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इतना पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हो, जितना एसएलआर में करना चाहिए उससे भी ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसा कंपलसरी तो एसएलआर के लिए, एसएलआर में आपको, दूसरी बात एसएलआर में आपको मेंटेन करना है 18%, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखती है। अब कंपलसरी क्यों है खरीदना, जो आपका सवाल है, कंपलसरी इसलिए है कि जब भी आपको आरबीआई से लोन लेना होगा या किसी और बैंक से भी आपको पैसा चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही कोलेटरल रखनी पड़ेगी। तो आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होनी ही चाहिए। आगे बात समझ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बिना आपको लोन नहीं मिलेगा। क्लियर है मिस्टर आदिश्वर? इज इट क्लियर? सनमदीप, एक्सटर्नल शॉक इज क्लियर? ओके, सो आपको रखना पड़ेगा पैसा एक्सटर्नल इसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरह से आपका क्या है, आपका वो है, कहते हैं ना वो पास है एक तरह का। कैसा पास है? लोन लेने के लिए आपको उसकी जरूरत है, सर्वाइव करने के लिए उसकी जरूरत है। ऑक्सीजन की तरह काम करता है, जैसे अभी आपका कोरोना में ऑक्सीजन आपके सिलेंडर जो है ना वो जरूरी है, ऐसे गवर्नमेंट उसके बिना आपको लोन ही नहीं देगा आगे, या कोई और दूसरे बैंक से। ठीक है, अब देखो मार्केट स्टेबलाइजेशन, ये ना आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, देखो प्रीलिम्स में ही आते हैं।
मार्केट स्टेबलाइजेशन जो है आपका, ये सेम ओपन मार्केट ऑपरेशन की तरह है, एक लाइन में समझो ओपन मार्केट ऑपरेशन की तरह है, लेकिन यहाँ पे आरबीआई सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है, सिर्फ बेचता है। तो बेचने से क्या कंट्रोल होगा? सिर्फ इन्फ्लेशन। देखो मार्केट स्टेबलाइजेशन, इसलिए मार्केट को स्टेबल कर रहा है, किस लिए? इन्फ्लेशन से बच रहा है। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का मतलब क्या है? जब आरबीआई, देखो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचता खरीदता दोनों काम करता है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, और सिर्फ अगर बेच रहा है तो उसको कहेंगे मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो ये पढ़ो आप। इट इज ए मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन बाय आरबीआई टू विथड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है यहाँ पे मनी सप्लाई। देखो जब भी हम मेरी क्लास में लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको लिक्विडिटी का मतलब समझाया, लेकिन जब मेरी क्लास में लिक्विडिटी चल रहा है या इकोनॉमी में जब हमारा लिक्विडिटी चल रहा है, तो हमारे लिए मतलब है मनी सप्लाई, क्योंकि मनी सबसे ज्यादा लिक्विड होती है, तो हम मनी सप्लाई की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करता है, ये एक्सेस जो लिक्विडिटी है, मतलब पैसा ज्यादा है तो उसको सौंप लेगा। ठीक है, कैसे करेगा? बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अभी मैंने आपको बताया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लोगों को दे देगा, उनसे पैसा ले लेगा। 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ये कई बार छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कब इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जैसा ही है, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता था? दोनों होते थे, बाइंग एंड सेलिंग। यहाँ पे क्या है? बैंक्स बोरो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड प्रोवाइड मनी टू द आरबीआई, दिस रिड्यूसेस द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम इज इनकैपेबल ऑफ फाइटिंग डिफ्लेशन। डिफ्लेशन से फाइट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची जा रही है। डिफ्लेशन के लिए क्या करना पड़ता है? खरीदनी। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कई बार आपसे प्रीलिम में पूछ लेगा, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट स्टेबलाइजेशन? तो ऑप्शंस होंगे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं रेट्स। रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारा खेल यही है। रेट्स खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो रेट्स में आपको समझाता हूँ, आप समझिए रेट्स। एनोटेट जो करते हो, जो रेट्स, रेट्स में चार है। एक रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट, एक बैंक रेट, और लास्ट वाला है आपका एमएस, मार्जिनल स्टैंडिंग। पहले रेपो रेट देखते हैं। रेपो रेट कुछ नहीं है, ये आपके बैंक से, ये आपका आरबीआई। मैंने आपको अभी बोला कि बैंक्स को भी पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जब बैंक्स को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो बैंक किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास। तो बैंक्स को जब लोन चाहिए तो किसके पास जाएंगे? आरबीआई। अब आरबीआई को लोन, आरबीआई इनको लोन तो देगा, लेकिन आरबीआई इनसे क्या लेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलैटरल में लेगा, और साथ में क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। और ये लोन कैसे होते हैं? शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन मतलब 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, ऐसा नहीं है 1 साल के लिए। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। ठीक है, 1 साल से कम के लिए। शॉर्ट टर्म लोन में क्या है? अब आरबीआई इन पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। ये जो आरबीआई इंटरेस्ट लेता है इन बैंक से, उसको कहते हैं रेपो। समझ गया बात? मतलब बैंक्स को पैसों की जरूरत है, ये गवर्नमेंट भी पैसा ले सकती है आरबीआई से, या स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है। तो जब ये पैसे लेंगे, इसलिए मैंने कहा ना सबको गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबके पास होनी चाहिए। जब ये पैसे लेंगे आरबीआई से, तो आरबीआई कोलैटरल में गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए तो आरबीआई, और दूसरा आरबीआई इनसे इंटरेस्ट लेता है। तो जो इंटरेस्ट लेता है इन शॉर्ट टर्म्स के लिए, उसे कहते हैं रेपो रेट। पहली चीज, रेपो रेट मतलब द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय आरबीआई फ्रॉम इट्स क्लाइंट्स फॉर शॉर्ट टर्म, जो इंटरेस्ट ही लेता है। ठीक है, अब सेकंड आ जाओ आप।
सेकंड इज योर रिवर्स रेपो रेट। तो इसको रिवर्स कर दो, ये बैंक है, ये आरबीआई। अब आरबीआई को भी पैसों की जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने आपको आपका और पेरेंट्स का एग्जाम्पल दिया। तो जब आरबीआई बैंक से लेगा पैसा, तो आरबीआई बैंक से लेगा तो बैंक्स भी क्या करेंगे, उसे कोलेट्रल लेंगे। क्या लेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। तो आप देखो, जब आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था उसको बोलते थे रेपो रेट। तो जब बैंक्स कर रहे हैं, अब रिवर्स हो रहा है ना, तो बैंक्स आरबीआई से इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसे कहेंगे रिवर्स रेपो। ठीक है, यानी ये ऐसे चल रहा है, बैंक इधर आपका आरबीआई। जब आरबीआई से बैंक्स लेते हैं, ठीक है, लोन, तो वो रेपो रेट है। और जब आरबीआई बैंक से लेता है लोन, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो रिवर्स रेपो रेट। ये दो चीज तो क्लियर हो गई आपको, ठीक। अभी सिर्फ मैं इनका डेफिनेशन समझा रहा हूँ, आगे इनका रोल क्या है इन्फ्लेशन डिफरेंस में। अब आ जाओ बैंक रेट। बैंक रेट, तो बैंक रेट में क्या होगा, ये आपके बैंक है, ये आपका आरबीआई। यहाँ पे भी आरबीआई से बैंक्स लोन ले रहे, सेम यही रेपो रेट वाले केस है। लेकिन यहाँ पे जो लोन है दैट इज लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब 15 से 20 साल, लॉन्ग टर्म लोन। और यहाँ पे कोई भी कोलेटरल नहीं होता है, नो कोलेटरल, कोलेटरल कुछ भी नहीं। तो ये बैंक जब आरबीआई से लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, उस पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा आरबीआई, उसे बोलते हैं बैंक। देखो इन दोनों में एक सिमिलरिटी है, रिवर्स रेपो रेट और इसमें, कि दोनों में आरबीआई से ले रहा है बैंक। लेकिन बाकी डिसिमिलरिटीज में, यहाँ पे कोई कोलेटरल नहीं है, साथ में ये लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, लास्ट इज एमएसएफ। एमएसएफ क्या है देखिए। तो एमएसएफ में क्या होता है, ये बैंक है, ये आरबीआई। अब देखो, यहाँ पे बैंक जब लोन ले रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे तो खैर कोलेटरल की जरूरत नहीं, यहाँ पे देखो आप रेपो रेट। रेपो रेट में जब बैंक्स लोन ले रहे हैं तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए कोलेटरल, लेकिन ये अपनी एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेटरल नहीं दे सकते। मैंने कहा ना, एसएलआर को आप छेड़ ही नहीं सकते। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको एसएलआर के अलावा जो आपके पास बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उन्हीं को यूज करो। तो रेपो रेट में आप लोन तो लोगे, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कोलेटरल रख रहे हो वो आप एसएलआर वाली नहीं रख सकते। वो आपको जो एक्स्ट्रा आपके पास पड़ी वो है। अब क्या हो, ऐसा हो कि किसी के पास एसएलआर के अलावा बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं, सिर्फ एसएलआर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बाकी है नहीं, और उसको पैसों की जरूरत है। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो बैंक ले सकता है आरबीआई से पैसा, आरबीआई से पैसा ले सकता है। कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज करके, अपनी एसएलआर की गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज करके। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आरबीआई उससे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, अब देखो, उसने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहाँ की रखी है, एसएलआर की। इसका मतलब वो बैंक अच्छे से काम नहीं कर रहा है, एसएलआर को उसको यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा वो हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होगा। जैसे अभी रेपो रेट 4% है ना, तो ये जो आपका एमएसएफ है वो 4.25%। तो चारों चीजें आपको समझ में आई। रेपो रेट जब आरबीआई से बैंक्स लोन लेते हैं, रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई बैंक से लोन लेता है, बैंक रेट लंबे टर्म के लिए जब बैंक्स लोन लेते हैं, उस पर कोई कोलेटरल नहीं है। और एमएसएफ जब आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं बची है आपके पास, तो एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज करके आप लोग, चारों चीजें समझ आ गई। किसी को इसमें कोई डाउट है, यू कैन आस्क, नहीं तो हम एमएसएफ, ठीक है, एमएसएफ रिपीट कर देते हैं।
तो एमएसएफ में दिक्कत है। कोलेटरल क्यों नहीं होता आगे देखेंगे ना, कोलेटरल क्यों नहीं होता, वी विल सी इट। ओके डोंट वरी, अभी हम डिटेल में देखेंगे, देन वी विल सी कोलेटरल क्यों नहीं होता है। वो सब चीजें हम देखेंगे कोलेटरल क्यों नहीं होता। एमएसएफ रिपीट कर देते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एमएसएफ दूसरी जगह समझा दूँ, इसकी जगह नहीं दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बैंक रेट, देखो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों शॉर्ट टर्म लोन्स, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। शॉर्ट टर्म लोन से कोलेटरल चाहिए यहाँ पे, कोलेटरल में क्या यूज होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूज होगी, ठीक है। रेपो रेट आपका अभी 4%, रेपो रेट आपका अभी 4%, रिवर्स रेपो रेट 3 ये रेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको डेटा वो 3.35% आगे देखना। पहले क्या होता था, रेपो रेट से हर चीज लिंक्ड होती थी, लेकिन अब ये चेंज हो गया, रेपो रेट से हर चीज लिंक्ड होती थी, मतलब अगर रेपो रेट आपको पता है तो बाकी चीजें आपको पता चल जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब गवर्नमेंट ने थोड़ा इसमें गड़बड़ कर दिया, अब रेपो रेट के हिसाब से सब चीजें नहीं होती। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, शॉर्ट टर्म, छोटे टाइम के लिए लिए जाते हैं। कोलेटरल यूज होता है गवर्नमेंट से। लेकिन जो बैंक रेट है, बैंक रेट एक लॉन्ग टर्म लोन देते यहाँ पे बैंक ही है, किससे, आरबीआई से। अभी समझाएंगे क्यों कोलेटरल नहीं, यहाँ पे नो कोलेटरल। और बैंक रेट हमेशा एमएसएफ के बराबर होता है, एमएसएफ 4.25 है तो ये भी 4.25। नेक्स्ट, थर्ड इज एमएसएफ। देखो यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप यूज कर रहे हो, ये आप एसएलआर वाली यूज नहीं कर सकते, एसएलआर वाली को नहीं छोड़ो। लेकिन क्या हो अगर किसी बैंक के पास एसएलआर के अलावा कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं और उसको पैसों की जरूरत है, तो वो क्या करेगा उस केस में, उस केस में वो आरबीआई को बोलेगा मुझे पैसा चाहिए, मेरे पास नहीं है, तो आरबीआई बोलेगा देखो तुम एसएलआर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूज कर रहे हो, हम तुम्हें पैसा तो देंगे, ये भी शॉर्ट टर्म लोन, पैसा तो देंगे क्योंकि बैंक को जरूरत है, बंद तो नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म लोन है, हम देंगे, लेकिन क्योंकि तुम अच्छे से बैंक नहीं चला रहे हो इसलिए तुम्हारे एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसलिए हम तुमसे थोड़ा ज्यादा पैसा लेंगे। तो यहाँ पे देखो 4% ले रहे थे ना रेपो में, यहाँ पे कितना ले रहा है, 0.25%। ओके, तो एमएसएफ भी जो होता है वो भी एक तरह से रेपो रेट जैसा ही होता है, लेकिन रेपो रेट और एमएसएफ में फर्क क्या है, रेपो रेट में आप एसएलआर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूज नहीं कर सकते, जबकि एमएसएफ में आप एसएलआर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूज कर सकते। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 4% है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमेशा से ज्यादा रहेगा, कितना ज्यादा रहेगा ये भी मैं आगे आपको बताऊँ। अभी आपको क्लियर होगा, अब इसमें किसी को डाउट है तो वापस टाइम पीरियड 7 डेज के लिए ले सकते हो, 14 डेज के लिए ले सकते हो, ठीक है। जनरली 7 to 14 डेज के लिए दिया जाता है। कोलेटरल का ये फायदा है भाई बाबर कि अगर आप अपना लोन वापस नहीं करते हो, आरबीआई से आपने लोन लिया, आपने लोन वापस नहीं किया, तो आरबीआई आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच के अपना पैसा निकाल लेगी। आप बताओ, आप बैंक से लोन लेने गए, ठीक है, एक मिनट रुको भाई, आदि ईश्वर रुको एक मिनट, मैं इसको समझा रहा हूँ पहले बात। आप बैंक से लोन लेने गए, आपको घर खरीदना है, तो क्या करेगा बैंक, लोन देगा, घर के पेपर्स किसके पास रहते हैं, बैंक के पास रहते हैं। तो ये कोलेटरल है, अगर आपने बैंक का पैसा वापस नहीं किया तो वो आपका ये बेच के दे देगा, अपना साफ पैसा निकालेगा। 1 सेकंड के लिए आप, ये कोई आया है।
ठीक है, क्लियर है ना ये सब? ओके, सो अरे तन्वी, मैं बोल रहा हूँ ना अभी कि आपको बताएंगे कि आरबीआई में बैंक रेट में कोलेटरल क्यों नहीं होता है। डोंट वरी, अभी मैंने बोला ना उनको, किसी और ने भी पूछा था अभी कि कोलेटरल क्यों नहीं होता। ठीक है, अभी बताएंगे आपको कोलेटरल को। ठीक है, ओके, तो अभी के लिए आप ये समझो कोलेटरल बेसिकली क्या है। कोलेटरल आपकी बैंक गारंटी है। कोलेटरल तो सबको पता ही है, कि फिर एनोटेट करने लग गए हैं आपको। कोलेटरल क्या है? आपकी बैंक गारंटी। अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो बैंक क्या करेगा? इसलिए बैंक भी क्या होते हैं, जब आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो, आप कार खरीदो बैंक से या बैंक से हाउसिंग लोन लो, सबके पेपर्स बैंक के पास होते हैं। जब तक आप लोन नहीं चुका दोगे उनके पास रहेगा। अगर आपने एक किस्त भी नहीं चुकाई तो वो बैंक क्या करेंगे? अगर आपने लास्ट में देना बंद कर दिया, वजह से आपकी एक किस्त बची और वो आप नहीं पे कर रहे हो, तो भी वो क्या करेंगे? आपके घर के पेपर को ऑप्शन कर देंगे, उस घर को ऑप्शन कर देंगे, या आपकी कार को उठवा लेंगे रिकवरी एजेंट से। तो ये कोलेटरल है। इसका मतलब क्या है? उनके पास है आपके पेपर्स, जब तक आप पूरा लोन पे नहीं करते वो मालिक है। ऐसे ही आरबीआई और बैंक्स या जो भी उसके आरबीआई के क्लाइंट्स होते हैं, गवर्नमेंट वगैरह, इनमें आपस में जो लेन देन होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू होता है, क्योंकि कल को आप डिफॉल्ट हुए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो कोलेटरल का मतलब यही होता है कि एक तरह से बैंक गारंटी। क्या गारंटी? कि आप कल को पैसा दो ही दोगे, नहीं दोगे तो उसको तो रिकवर करना है ना। तो रिकवर करने के लिए वो किसका यूज करता है? आपके कोलेटरल जो आप उसके पास था, वो कोलेटरल से वो अपना पैसा रिकवर कर लेता है। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन है कि भाई आरबीआई बैंक रेट में क्यों नहीं देता है, कोलेटरल वगैरह क्यों नहीं है, तो वो समझो बात। होता क्या है, बैंक रेट जो जनरली है ना, बैंक रेट में लोन दिया जाता है 10 से 15 साल के, या इससे भी ज्यादा पीरियड होता है। ये क्या होता है? ये डेवलपमेंटल लोन होता है। जैसे मान लो कल को जे एंड के में मुझे कोई एक नया, मतलब मेरे को कहीं से एक हाईवे बनाना है, या फिर मान लो कोई मेरे को ब्रिज ही बनाना है, ठीक है, फ्लाईओवर बनाना है, जिससे ट्रैफिक आपका थोड़ा कंजेशन खत्म किया जा सके। अब ये फ्लाईओवर बनाने के लिए जे एंड के गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, उसको पैसा चाहिए लोन। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को, कि भाई इनको पैसा दे दो। तो आरबीआई क्या करेगा? वहां पे जो कोई बैंक है उसको बोलेगा कि भाई आप इसको इतना पैसा दे दो, ठीक है, और ये मैं आपको दे दूँ। तो ये बैंक इनको पैसा देगा, ठीक है। आरबीआई बैंक को देगा उतना लोन, बैंक गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट वो फ्लाईओवर बनाएगी। अब आप बात बताओ, यहाँ पे ये किसके लिए हो रहा है? डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट भी क्या सोचती है कि पैसा वापस आ गया, अच्छी बात है, नहीं भी आया तो क्या हुआ, डेवलपमेंट तो हो रहा है। जैसे वर्ल्ड बैंक हमें जब दे सकता है ग्रांट, तो क्या हम नहीं दे सकते अपने यहाँ पे जो कंट्रीज में जो अपने आपके डेवलपमेंट के? तो बैंक रेट जो होता है इसमें कोलेटरल का रोल इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक तरह से डेवलपमेंटल लोन है। आरबीआई ऐसा सोचता है पैसा आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम वो डेवलपमेंटल पर्पज के लिए यूज। ओके, तो एक तरह से ग्रांट की तरह। तो यहाँ पे फिर कोलेटरल का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, जैसे कई बार आपके फ्रेंड्स आपको पैसा नहीं देते, पेरेंट्स ऑफ फ्रेंड्स वो देते हैं, तो पैसा आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, कि कोई नहीं यार दोस्त के पास गया, कोई नहीं पेरेंट्स ने यूज किया, या पेरेंट्स होते कोई नहीं बेटे ने यूज किया, बेटे ने यूज किया। तो बेसिकली यहाँ पे बैंक रेट जो है वो बैंक रेट में लॉन्ग टर्म लोन है। दूसरी बात, 10 से 15 साल के लिए दिया है। अब आप समझो 10 से 15 साल के बाद जितना पैसा गया, क्या उसकी वैल्यू उतनी रहेगी? नहीं, उसकी वैल्यू भी उतनी नहीं रहेगी। तो आरबीआई इज नॉट कंसर्न विद द मनी। गवर्नमेंट ने उसको बोला कि भाई इतना पैसा वहां दे दो, उसने वहां के बैंक को बोला इतना लोन दे दो उनको, बैंक तो दे दिया, खत्म हो गया बात। तो यहाँ पे इसलिए कोलेटरल नहीं होता। शॉर्ट टर्म जो लोन्स होते हैं उनमें कोलेटरल होता है, क्योंकि वहां पे बैंक जो पैसा ले रहे हैं वो कमर्शियल पर्पज के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे आपका कमर्शियल पर्पज नहीं होता। ठीक है, आपको समझ आ गया क्यों नहीं होता कोलेटरल? अब इसमें किसको कोई डाउट है तो बताओ। सुहेल, ये नंबर आप दोनों है ना, एसआर में शिखा मैडम का नंबर है, उस पर कर दीजिए मैसेज। अब ये नंबर मेरे को नोट करने पड़ेगा ना, नहीं यहाँ पे पता नहीं चलता है।
या फिर आप मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 7849928723। क्लियर है अब आपको बैंक रेट? When we have option of reverse repo, why need of MSF? Because उसमें अरे यार MSF में और reverse repo कहाँ से आ गया? MSF is different, reverse repo is different. MSF में तो बैंक्स RBI से ले रहे हैं, रिवर्स रेपो में RBI बैंक से ले रहा है लोन। दोनों अलग अलग चीजें हैं। MSF रेपो, अब आप ये पूछ सकते थे कि जब रेपो रेट है तो MSF की क्यों जरूरत है? ठीक है, पहले आप मुझे अपना क्वेश्चन क्लियर करिए, क्या नाम है? हाँ, शेल, टाइपिंग मिस्टेक। अब समझो, मैंने आपको समझाया ना यार, रेपो में आप रेपो रेट में तभी तक लोन ले सकते हो जब आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं अदर देन योर एसएलआर। क्या हो आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही ना हो एसएलआर के अलावा, कई बार होता है, नहीं होती है बैंक्स के पास। तो जब आप एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यूज करते हो तो वो एमएसएफ कहलाता है। इसमें क्या दिक्कत है? काम एक ही है, नाम दो है। नाम दो क्यों है? क्योंकि अगर आप एसएलआर के अलावा बाकी की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यूज कर रहे हो तो वो रेपो रेट है, और अगर एसएलआर वाली को यूज कर रहे हो तो वो आपका एमएसएफ है। ठीक है, नंबर ले लो 78499, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो 784992871। इस पे आप कर दीजिएगा मैसेज व्हाट्सएप पे आपका नंबर, मैं आई विल ऐड। ओके, जिसको भी ऐड होना आई विल ऐड। ओके, तो समझ आ गया भाई? शेल, शेल नाम भी ऐसे ऐसे रखे बच्चों ने कि जवान के। अदर सिक्योरिटी, अरे आप मुझे मेरे नंबर दिया ना मैंने 784, उस पे मैसेज करिए 78499287123, इस पे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, वहीं से आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, नाम और अपना नंबर मैसेज कर दीजिए, आई विल ऐड। तो बेसिकली आप पूछ रहे हो अदर सिक्योरिटीज देन एसएलआर। एसएलआर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही होती हैं, अदर सिक्योरिटीज भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही है। जो गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में लेन देन, मतलब जो आरबीआई और अदर बैंक्स के बीच में लेन देन हो रहा है वो सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू होता है। व्हाई आर यू कंफ्यूज? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है सारी। अदर सिक्योरिटीज तो फिर वो अलग होती है, वो हम पढ़ेंगे, जो प्राइवेट ये जो शेयर्स होते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स होते हैं अलग अलग कंपनीज के, वो आपकी अलग होती है। ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू चलता है। ठीक है, अब अभी तक जो पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर मैं क्लास को वाइंड अप करता हूँ, टाइम हो गया। हाँ, रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम रहेगा रेपो रेट से, हमेशा कम रहेगा। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो, बाकी आपको ये क्लास मिल जाएगी रिकॉर्डेड। ओके, और कोई डाउट हो आप मुझे उसमें व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपका बनाया, या फिर पर्सनल मैसेज उसमें कर दीजिए आप व्हाट्सएप पर। ठीक है, आप पूछ सकते हो, मैसेज ही करना उसको व्हाट्सएप पर, यू विल गेट योर आंसर। सब आरबीआई डिसाइड करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। ओके, वी विल सी ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल। देखिए ना, ये देखिए, ये रेपो रेट का आपका, ये रेपो रेट का स्लाइड है। ये देखिए रेट्स के कितने सारे स्लाइड है। ये रेपो रेट है, ये रिवर्स रेपो रेट है, ये रिवर्स रेपो रेट, और फिर इसके बाद बैंक रेट है, बैंक रेट के बाद आपका एमएसएफ है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये मैंने स्लाइड ग्रुप में भेजी है, ठीक है, वहां से एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगी। बाकी कल मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।